नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि जो क्लास चल रहे हैं आपके विभिन्न एग्जाम जैसे रेलवे के लिए, है ना, बिहार एसएससी के लिए, इनके अलावा भी हमने आपको क्यूज चलाया है ताकि आप कहाँ तक हो, कितनी तैयारी हो गई, ये सब जांचने के लिए। और आप लोगों का ही डिमांड था कि कुछ प्रैक्टिस भी करवाइए। ठीक है, तो आज ये तीसरा क्लास है क्यूज का। इस क्लास में क्या मिलता है आपको, तो 20 जो है संख्या में प्रश्न मिलते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर के प्रश्न मिलते हैं, साइंस के और स्टैटिक्स जीके के प्रश्न मिलते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, तो भाई 100% देते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट क्यों नहीं दूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट ही तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है भैया। तो एक्स्ट्रा फैक्ट मिला के यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा प्रश्न की आप डिस्कस करते हैं। ड्यूरेशन की बात करेंगे, 25 मिनट तक होगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, है ना, पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध वेद यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? वेद नंबर में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, मैं यहाँ पे प्रथम अक्षरी लिखता हूँ, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद को सबसे ओल्डेस्ट वेद कहा जाता है। इसके अलावा ये सबसे विस्तृत वेद भी है, सबसे विस्तृत वेद भी है। सामवेद को हम संगीत वाला वेद कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद में आपको क्या मिलेगा, तो यज्ञ संबंधित प्रावधान मिलेंगे, अनुष्ठान संबंधित प्रावधान मिलेंगे। इसके अलावा अथर्ववेद में क्या मिलेगा, तो अगर आप काला जादू वगैरह, है ना, जादू टोना वशीकरण, इन सब के बारे में अगर कोई भी चीज़ प्रश्न आता है तो अथर्ववेद से होती है। ये हो गई जी वेद 4। अब वेद 4 हो गया, सभी वेद के अपने अपने उपवेद हैं। मैंने आपको कहा था कि उपवेद जरूर कवर कर लें अगर आप अच्छे अच्छे एग्जाम देने जाते हैं तो। ठीक है, देखिए ऋग्वेद के उपवेद, इसे याद रखना बहुत जरूरी है कि ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। मैंने पेड क्लास में करा रखा है, पेड क्लास क्या, पेड पीडीएफ वाले ग्रुप में दे रखा है ना। सामवेद को आपको याद नहीं करना है, इनका नाम ही है गंधर्व वेद, गंधर्व, है ना, क्योंकि संगीत वाला, संगीत में गंधर्व होते हैं तो याद ऐसे ही हो गया। फिर हमारा आता है जी यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो वेद है उनको कहते हैं भैया धनुर्वेद। क्या कहते हैं? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे हम सीधा सीधा नाम है इसका अर्थवेद। ठीक है, तो ये 4 जरूर याद रखना। इसके अलावा नदियों का जिक्र आता है कि ऋग्वेद में कितनी बार हुई है, तो गंगा नदी की 1 बार हुई है, यमुना नदी की 3 बार हुई है, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र बताया गया है, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है ये सिंधु को बताया गया है ना। तो ऋग्वेद में नदी से इतने क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके अलावा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर बी। आंसर पहले दे देना चाहिए मुझे, तब ये थेसिस देना चाहिए, माफ कीजिएगा मैं उल्टा कर दिया, है ना। इसके अलावा बाबर के द्वारा लिखा गया बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? देखिए नामा वाला कई किस पुस्तक है, बाबरनामा है, अकबरनामा है, अकबरनामा है ना, हुमायूं नामा है। अभी मैं सबके लेखक भी बताता हूँ आपको। हुमायूं नामा है, शाहजहां नामा है, शाहजहां नामा है, शाहनामा है, शाहनामा है, जंगल नामा है, जंगल नामा है ना। इसके अलावा जहांगीर नामा भी है, जहांगीर नामा भी है। ठीक है, ये इतने पुस्तक हैं आपके सामने जो नामा फॉर्मेट में आते हैं। अब देखिए मैंने बताया अकबरनामा अबुल फजल, बाबरनामा स्वयं बाबर, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, है ना, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह, जंगलनामा अमिताभ घोष, शाहजहांनामा इनायत खान, है ना। ये सभी जरूर याद रखें। ठीक है भाई। इसके अलावा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दादा तुर्की। तुर्की भाषा में बाबर खुद अपनी जो है ग्रंथ बाबरनामा को राइट किए थे, ये बात जरूर ध्यान रखना है। बाबर से एक क्वेश्चन और याद रखा जाता है कि बाबर फरगना का शासक कितने वर्ष में बना? 12 वर्ष में। कब बना था? 1494 में बना था। बाबर भारत में जो है कब सफल हुआ? तो 1526 में। कौन सी लड़ाई हुई? पानीपत की प्रथम। क्या हुआ था फिर? मुगल वंश की स्थापना हुई। और क्या हुआ था? सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा बाबर 1527 में खानवा का युद्ध, है ना। इसके अलावा 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में, है ना, घाघरा का युद्ध जिसमें नुसरत शाह को हराया था। 1530 में जिंदगी से हार गए युद्ध, है ना, यानी मर गए बाबर। बाबर जब मर गए कहाँ दफनाया गया? तो पहले तो आगरा में दफनाया गया था,
फिर बाद में पता चला कि इनकी इच्छा थी मुझे काबुल में दफनाना, तो फिर काबुल में दफना दिया इनको। ठीक है भैया, तो ये कुछ एक बाबर के बारे में जो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है। इनके अलावा HIV वायरस का खोज किसके द्वारा किया गया था? पिछले रेलवे एग्जाम जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ 2022 के अंदर, उसमें एड्स से बचाव के लिए एक क्वेश्चन एग्जामिनर फिक्स कर रखा था। ठीक है भाई, कि भाई इसके क्या तरीका है ताकि ये ना फैले, किस प्रकार से फैलते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए जस्ट। और एक क्वेश्चन और बहुत इजी कॉमन करके रखा था कि भाई कचरे की डब्बा का कलर ब्लू है तो कौन सा कचरा डालोगे, और हरा है तो कौन सा कचरा डालोगे। आम बात, सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए था। मैं यहाँ पे इसकी बात कर लेता हूँ। HIV वायरस क्या होती है? HIV वायरस आपके माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शरीर में जो है असंक्रामक तंत्र को जो है नाश कर देता है, यानी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है उस पर अटैक करता है। इसी प्रभाव से क्या होता है, इस वायरस के प्रभाव से एड्स नामक बीमारी होती है। और ये एड्स नामक बीमारी क्या होती है ना, एक तो असुरक्षित यौन संबंध से होती है ना। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है भाई कि जो रक्तदान है, जो आपका ब्लड डोनेट वगैरह या फिर किसी भी प्रोसेस से अगर जो है प्रभावित व्यक्ति का ब्लड दूसरे के शरीर में चला जाता है तो भी उनको एड्स हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, ल्यूक मोंटेग्रियर। ठीक है, ये HIV वायरस का खोज किया था, है ना। खाली वायरस का खोज कहेगा तो इवान बस्की होते हैं। और वायरस जो है अपने आप में ये क्या होता है, एक तरफ लिविंग थिंग और एक तरफ नॉन लिविंग थिंग, है ना। ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है। इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है कौन? वायरस। इसको कहने का मतलब क्या है कि अगर वायरस जो है किसी निर्जीव चीज़, किसी निर्जीव कोशिकाओं के संपर्क में है तो डेड रहता है, जैसे ही किसी लाइव सेल के संपर्क में आता है या कोशिका के संपर्क में आता है एक्टिव हो जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी। इसके अलावा जो अगला है हमारा, किसान कॉल सेंटर किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू हुआ था? देखिए, किसान कॉल सेंटर जो है ये 2004 में आया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो लगा लीजिए उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन 25 दिसंबर को मैंने बताया था कि सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक फेमस बुक है जो मेरी 51 कविताएं। क्या है भाई? मेरी 51 कविताएं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है, आपका जो प्रोजेक्ट आया चारों महानगरों को जोड़ने वाला, तो ये प्रोजेक्ट भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ में ही आया था। स्वर्णिम चतुर्भुज उनका नाम है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज जो नाम है आपका, 4 महानगरों को जोड़ने वाली रोडवेज, तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की ही देन है इंडिया में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। मनमोहन सिंह साहब जो है आर्थिक उदारीकरण के समय वित्त मंत्री रह चुके हैं नरसिम्हा राव के सरकार 1991 के समय में। ठीक है, मनमोहन सिंह साहब काफ़ी एजुकेटेड पर्सन, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। अभी अभी हाल में ही मनमोहन सिंह साहब जो है राज्यसभा से रिटायरमेंट लिए हैं, राज्यसभा से जो है सेवानिवृत्त ही होने वाले हैं, तो इनमें भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा नरेंद्र मोदी साहब तो देख ही रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब भी आप देख ही लिए हैं पहली बार में ना। इनके समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में जो फैक्ट्रियां लगाई गई सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो ये लगाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के, है ना, समय में ही। अगला है 5 प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष 2031 के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप किन देशों में कराए जाएंगे? अभी आपने देखा 2023 का कहाँ पे कराया गया? इंडिया में। 2031 की कहाँ पे होगी? भारत और बांग्लादेश में होगी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। देखिए, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 में ही इंडिया जो है पूर्ण रूप से मेजबानी किया था। इससे पहले आपने 2011 में भी देखा होगा, लेकिन बांग्लादेश प्लस श्रीलंका प्लस इंडिया तीनों जगह कराए गए थे, लेकिन 2023 में सारे के सारे मैच जो है इंडिया में ही कराए गए। विजेता ऑस्ट्रेलिया छठा टाइम और उपविजेता भारत रहा था। ठीक है भाई, और जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत की बात करेंगे 1975 में हुआ था। 1975 और 1979 इन दोनों की विजेता वेस्ट इंडीज है, जो आपके 2023 वाले वर्ल्ड कप में नहीं दिखे होंगे क्योंकि क्वालीफाई मैच में क्वालीफाई नहीं कर पाया था। वही कहते हैं ना, एक दिन नाव पे गाड़ी, एक दिन गाड़ी पे नाव, तो सब दिन होत न एक समाना। आपने सुना भी होगा गीत, है ना, भरत शर्मा व्यास जी का। तो इस प्रकार से जो है ना, ये नहीं थे वेस्ट इंडीज़ में। और उसके बाद भारत जो है 1983 में पहली बार कपिल देव साहब की कप्तानी में और 2011 में माही साहब की कप्तानी में जो है 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। देखिए, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत भी आपसे पूछा जाता है, तो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है 2007 में हुआ था।
महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुआ था। महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में 50 ओवर वाला। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2023 में, प्रथम एडिशन साउथ अफ्रीका में हुआ था, विजेता भारत ही रहा था। चलते हैं आगे। T20 की बात करेंगे तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 2024 पुरुष T20 वर्ल्ड कप होगा और खाली बांग्लादेश में T20 महिला वर्ल्ड कप होगा 2024 के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नामक संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की बात करेंगे 1952 में हुआ था। यह एक जो है संस्थान है, इसमें अध्यक्षता के तौर पे जो है प्रधानमंत्री को इलेक्ट किया जाता है, तो प्रधानमंत्री साहब हो जाएंगे यहाँ पर राइट आंसर, प्रधानमंत्री साहब। और कहाँ पे है अध्यक्ष? तो नीति आयोग में भी है अध्यक्ष, है ना। कहाँ पे है? नीति आयोग में भी है ना प्रधानमंत्री साहब। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर कि भैया ये राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है ना, राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है? संस्थान इंस्टीट्यूट, तो ये देहरादून के अंदर है ना। कहाँ पे है? देहरादून के। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय भी देहरादून के अंदर है। ओएनजीसी का भी हेड जो ऑफिस है वो भी देहरादून के अंदर ही है। इसके अलावा अगर और भी आप बात करेंगे इस क्वेश्चन से, मैं कहाँ पे था, हाँ, राष्ट्रीय वन्य जीव से जो है कौन सा संबंधित पुरस्कार है इंडिया में, तो आप क्या कहोगे? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, है ना। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है, रवि बिश्नोई का नाम सुने होंगे आईपीएल में, तो सेम बिश्नोई है ये, है ना। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वन्य जीव संरक्षण से ही संबंधित है। वैसे वन्य जीव वाला एक और आप चिपको आंदोलन भी सुने होंगे पेड़ कटाई से, है ना, जो उत्तराखंड में हुआ था, चमोली में, है ना। पैरासीटामोल 500 ये क्या है? बुखार की दवाई है। उसी प्रकार से जीके जीएस की दवाई कौन सी है? तो जो पैरासीटामोल 500 है ये हमारा ई बुक का नाम है। ये ई बुक आपके इस प्रकार के जो है पेज में अवेलेबल है, A4 साइज में, आप इसे प्रिंट करा सकते हैं और गारंटी देता हूँ किसी किताब से बढ़िया होगा जी, ठीक है भैया। तो आप ले सकते हैं, कोई एक नोटबुक के कॉस्ट में है भाई, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है, ये मोबाइल नंबर आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, इस मोबाइल नंबर पे जो है आपको मैसेज करना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। दूसरी बात, यह रेलवे के लिए क्लास चलाई जा रही है जिसमें टोटल 30 वीडियो आएगी, 45 दिन का ड्यूरेशन रखा गया, आपको नोट्स PDF दिए जाएंगे। इसमें साइंस के वेटेज अच्छे खासे रहेंगे। ये 49 रुपया में एंट्री है। जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, अगर एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो फिर ई बुक ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अन्यथा अगर टेक्निकल वगैरह का मतलब तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम देने वाले हैं तो आप ई बुक से भी मतलब ये रेलवे वाले में ज़रूर ऐड हो जाए। और अगर दोनों देना है एनटीपीसी टेक्निकल एसएससी वगैरह सब, तो ई बुक और इन दोनों में होकर जो है अपना बेड़ा पार जरूर करें, है ना। ये है नंबर भैया, है ना। बाद बाकी प्योर एसएससी का खाली देना है तो ई बुक से ही काम चल जाएगी। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? तो ये जो ट्रिपल हिल है, ब्लैक ब्लू ग्रीन, ये जो है आपका अमेरिका में है दादा, तो अमेरिका राइट आंसर होगा। अमेरिका में नियाग्रा फॉल भी है, अमेरिका कनाडा, है ना। अमेरिका में पूर्णतः मिशिगन झील है जो महान झील की श्रेणी की झील है। महान झील में कितने? 5 झील है, ओंटारियो, हरून, मिशिगन, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा जो आपका श्रीलंका है, यहाँ पे आपको एलिफेंटा पास मिलेगा, है ना, जाफना प्राय द्वीप मिलेगा, कच्छे थेबू द्वीप मिलेगा, अभी चर्चा का विषय था भैया, है ना, क्या? कच्छे थेबू द्वीप जो है ये श्रीलंका में है। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, मन्नार की खाड़ी, राम सेतु या पाक जलडमरू मध्य, है ना। नेपाल में क्या है, इसका क्या क्वेश्चन है? सुगौली की संधि, है ना, नेपाल सुगौली की संधि, नेपाल की त्रिभुज डबल ट्रायंगल के रूप में रहता है, इस प्रकार से, है ना। तो ये कुछ एक बातें हैं, जरूर ध्यान रखें। कनाडा से क्या क्वेश्चन बन सकती है? तो कनाडा दुनिया में सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश है, कागज को प्रोड्यूस अच्छा खासा कर लेता है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे, ये प्रावधान लिए गए हैं। कनाडा से हमारे संविधान में संघ की जो है बात ली गई है। तो ये कुछ एक बातें, आप क्वेश्चन पग पग पे आपका इंतजार कर रहा है और फैक्ट, है ना। इसके अलावा अवतल दर्पण में फोकस दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? अब मैंने कल ही बताया था, अब बार बार क्या एक ही चीज को बताऊं, नीचे रखा हूं, लेकिन पहले आप आंसर मारो। तो आंसर इसका होगा जी फोकस दूरी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, इसमें सभी बात एग्जिस्ट करता है। सभी बात एग्जिस्ट मतलब इसमें जो है सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा, है ना, इसके अलावा काल्पनिक, वास्तविक, ये सभी बात इसमें एग्जिस्ट करता है, किसमें? अवतल दर्पण में, ठीक है भैया।
तो ये फोकस पे होगा। ये कैसे होता है मैंने आपको बता दिया था कि भैया ये है अवतल दर्पण, ये रहा पोल, ये रहा फोकस दूरी, ये रहा वक्रता केंद्र और ये रहा इन्फिनिटी। एक ही ऐसा कंडीशन आता है कि जब आपका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, वो कौन सा कंडीशन है कि जब किसी वस्तु को पोल और फोकस दूरी के बीच में रखा जाएगा। ये देखिए ये 6 नंबर वस्तु पोल और फोकस दूरी के बीच में है, तो ये प्रतिबिंब इस साइड यानी दर्पण के पीछे बन रहा है और ये हो जाती है जी आपका, है ना, सिंथेटिक इमेजिनरी काल्पनिक। ठीक है, अब जैसे ही आप जहाँ से वस्तु इधर से रखना स्टार्ट करें, प्रतिबिंब इधर से बनाना स्टार्ट करें, तो प्रतिबिंब मैंने वस्तु रख दिया फोकस दूरी पे, इस बीच के बाद कहाँ आएगा ठिकाना फोकस दूरी, तो सबसे लास्ट में ये बनेगा भैया आपका इन्फिनिटिव पे। अब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच ये 4 नंबर वस्तु है, तो एक इन्फिनिटिव से स्टार्ट किया, फोकस दूरी से स्टार्ट किया तो इन्फिनिटिव बना, देखिए यहाँ से यहाँ बना। अब जैसे मैं थोड़ा सा इधर खसका तो इसके हिसाब से थोड़ा सा मैं इधर खसक जाऊंगा, मतलब ये वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच बन गया 4 नंबर। अब इधर से 4 से इधर आएंगे तो इन्फिनिटी वक्रता केंद्र पे आएगा, तो फिर मैं थोड़ा इतना इधर खिसक गया, मतलब जिधर जितना इधर चलना है उतना ही इधर चलना है, एफ से स्टार्ट करना है, आपका काम हो जाएगा, याद हो जाएगी। एफ से बनेगा अनंत पे, है ना, एफ और सी के बीच में रखेंगे तो अनंत से थोड़ा पहले बनेगा, है ना, सी पर रखेंगे तो सी ए पर बनेगा, सी और अनंत के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं अवतल दर्पण को, कोई तोप नहीं है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉस्जीन है। फॉस्जीन का आपने नाम सुना होगा, विषैला गैस होता है, इसकी प्रवृत्ति विषैली होती है। किससे बनती है, क्लोरोफॉर्म से बनती है जी। किससे बनती है, CHCl3 से बनती है, क्लोरोफॉर्म से बनती है। क्लोरोफॉर्म से कैसे बनती है, जब इसे धूप में रखते हैं ना, जब इसे धूप में रख देते हैं क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का भी इस्तेमाल निश्चेतक के रूप में, ईथर का भी इस्तेमाल करते थे निश्चेतक के रूप में। ठीक है भाई, निश्चेतक मतलब आप बेहोश करने के लिए। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म को धूप में रखने से आपका फॉस्जीन नामक गैस मिलेगा। फॉस्जीन को हम व्यापारिक भाषा में क्या कहते हैं, यही आपसे पूछ रखा है ना, तो भाई व्यापारिक भाषा फॉस्जीन नाम है, तो इसको जो है रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं ये पूछ रखा है। तो आपका कार्बोलिन क्लोराइड कहते हैं, COCl2 कहते हैं इसको। ठीक है, COCl2 कहते हैं। मिथाइल एल्कोहल को जो है वुड एस्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टीय स्पिरिट, वुड एस्पिरिट, है ना, वुड एस्पिरिट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भैया, वुड एस्पिरिट मिथाइल एल्कोहल को। दारू बनाते समय जो बहुत जहरीली दारू पीने से लोग मर जाता है, पेपर में छपते होंगे, देखे होंगे, तो ये मिथाइल एल्कोहल वाली बात ही हो जाती है वहाँ पे, इथाइल एल्कोहल की जगह। इसके अलावा ट्राई नाइट्रोबेंजीन, इसका सेम नाम ही है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, कोई बयान नाम नहीं है। मीथेन का जो नया नाम है, एक मार्स गैस कहते हैं मीथेन की, दलदली वाली गैस कहते हैं मीथेन को। ठीक है भाई, है ना। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका भित्ति के बारे में सही नहीं है। देखिए, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होता है, इतना तो आप जानते हैं। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, एकदम सही है। कई बार बताए हैं पेड PDF क्लास में कि भाई कोशिका भित्ति क्यों होता है। तो जैसे मानव में स्केलेटन सिस्टम, सेम समझिए कोशिका भित्ति पादप में काम करता है, स्ट्रक्चर और मजबूती देने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। दूसरा है, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, यही तो रामबाण है, यही तो अलग बनाता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को, तो एकदम सही हो जाएगा। यह सेलुलोज तथा प्रोटीन के बने होते हैं, अपने आप में यह भी सही है। क्यों सही है पता है, क्योंकि सेलुलोज को तो आप सुने होंगे कि सेलुलोज के बनते हैं, लेकिन जब यह यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाता है ना, है ना, तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने होते हैं, तो सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। इसके अलावा यह अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है ना, अर्धपारगम्य, है ना, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं घिरी होती है। यहाँ पर अगर कोशिका झिल्ली की बात होता तो ये 100% सही होता, तो इस केस में ये वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा। ये पूर्णतः फुलफिल नहीं करता, ये कोशिका झिल्ली के लिए ये चीज़ जो है फिट बैठता है। कोशिका झिल्ली जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों में पाई जाती है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी समुद्र दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का भाग है। आप सभी जानते हैं कि दक्षिणी चीन सागर ये दुनिया की सबसे बड़ी समुद्र है और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो ये दक्षिणी चीन सागर किस समुद्र का भाग है, तो यहाँ पे आप मिला लेंगे तो ये प्रशांत महासागर का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर का पार्ट का नाम बताइए, बताए हैं भूमध्य सागर, है ना, भूमध्य सागर जो है ये अटलांटिक महासागर का पार्ट है। भूमध्य सागर से ही पश्चिमी विक्षोभ नामक घटना जो है घटित होती है,
जो आपको भारत में शीतकाल में खास करके उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा कराती है। प्रशांत महासागर में अभी क्या आ रहा है, अल नीनो आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, अल नीनो आ रहा है, ई एल होता है अल नीनो, है ना, इल नीनो, अल नीनो। ये क्या है, गर्म कर देता है जल राशि को, इसी कारण इसकी जो है प्रभाव पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है। हिंद महासागर, इसे हाफ महासागर की संज्ञा दिया गया है, अर्ध महासागर कहते हैं, और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महासागर है। पहली प्रशांत है, दूसरी अटलांटिक है, तीसरी हिंद महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे पांचों महासागरों में सबसे छोटू है। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य के शासक कौन बने थे? आप सभी जानते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्ता है, तो ये तो कट जाएगा। उसके बाद आएगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद आया भैया समुद्रगुप्त, तो यहाँ पे राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सिक्का पर गुप्तकालीन शासक जो बीना बजाते हुए दिखाए गए हैं, ये समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। कौन थे भैया? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का नाम आपने सुना होगा, प्रयाग प्रशस्ति, ये कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की ही बड़ाई की है, तो ये बात ध्यान रखना है। श्रीगुप्त हो गया। ये विष्णुगुप्त जो है ये गुप्त वंश के अंतिम शासक है, हालांकि ये जो है मैनर शासक है। गुप्त वंश के मेजरों शासक में अंतिम शासक स्कंद गुप्त को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्कंद गुप्त को। तो कल हो के अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई गुप्त वंश के लास्ट शासक कौन थे, तो हो सकता है कि ऑप्शन में विष्णुगुप्त न हो, स्कंद गुप्त हो, तो स्कंद गुप्त को आंसर करके आना है। उसी प्रकार से जो मौर्य वंश है उसका पूछता है अंतिम शासक, तो बृहद्रथ, और प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है भैया दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता आखिरी बार कब किए थे? तो आखिरी बार 1906 में किए थे, और इसी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना, कोलकाता के अंदर किए थे, है ना। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार करी? तो 3 बार करी। सबसे पहले 1886 में करी, है ना, ये सेकेंड बैठक था। 1885 में पहला हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, है ना, तो सेकेंड, और दूसरी बार 1893 में करी, और तीसरी बार 1906 में करी। तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता संभाली। 1929 में लाहौर में बैठक हुआ था, यह भी अच्छा खासा महत्व है इसका, क्योंकि इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लेकिन 1906 में स्वराज की, है ना, शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, है ना। दोनों बात ध्यान रखेंगे ना भैया। इसके अलावा कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली के अंतर्गत भारत के किस राज्य में दहिया कहा जाता है? तो भारत के जो है आपके दहिया, हाँ गलत हो गया, आंसर नहीं है, ठीक है। दहिया जो है मध्य प्रदेश लिख लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है दहिया या बीवर कहा जाता है, जो स्लाइस एंड बर्न्स प्रकार के कृषि होते हैं उस फॉर्म को मध्य प्रदेश में बीवर या दहिया कहा जाता है। ऑप्शन नहीं है भाई, क्वेश्चन खुद लिखूंगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, वो भी बहुत कम टाइम में। तो आप समझ रहे हैं कि मैं आज तक कोई भी कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, जो भी पढ़ाया अपने मन से पढ़ाया, क्वेश्चन खुद बनाया, और आज तक अच्छा खासा सफलता हाथ लगा है ऊपर वाले के दया से, ठीक है भैया। और आपको बता दूं कि आज ही मैं एक सिलेक्टेड बच्चा जो सीजीएल में सिलेक्ट होके आया है उनसे मिल के आ रहा हूं। एक वैसा समय भी आएगा जब फोटोबाजी भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं, ठीक है भैया। तो आज ही मिल के आए हैं, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत में किस राज्य में दहिया कहा जाता है? एक्चुअली मैं ही मुझे पूछा था कि आप कहाँ मिलोगे, तो मैंने बुलाया था तो आए थे, बहुत अच्छा। इसके अलावा तो यहाँ पे बता दिया भैया आपका मध्य प्रदेश। झारखंड में इसे क्या कहते हैं? कुरुवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुवा कहते हैं। असम के अंदर इसे क्या कहते हैं? असम के अंदर, है ना, असम के अंदर झूम कृषि ही कहते हैं, ठीक है। असम के अंदर झूम ही कहते हैं, कोई इसका नाम बदलता नहीं वहाँ पे। इसके अलावा राजस्थान के अंदर इसे क्या कहते हैं? बालरा कहते हैं, बलरा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर किसे कहते हैं? पोदू कहते हैं, पोदू पोदू। तो इस प्रकार से इसे नाम जरूर याद रखें। इसके अलावा पश्तो भाषा भारत के किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? भैया दारी या पश्तो बताए हैं ना, अफगानिस्तान में बोली जाती है। आएंगे मालदीव तो कौन सी भाषा आपको बोलना होगा? दिबेही। कौन सा भाषा बोलना होगा? दिबेही, दिबेही, दिबेही बोलना होगा। इसके अलावा मालदीव जो है ये राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में जो है ऐड होने वाला आखिरी देश भी है, तो इसे जरूर ध्यान रखें। इसीलिए इनको जो है थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा घमंड आ गया था, और अब क्या हुआ था बाद में तो आप समझ ही गए। मालदीव है ना, वहाँ का जो है कितना इकोनॉमी स्थिति जो है उस पर कितना प्रभाव पड़ा। इसके अलावा नेपाल में यहाँ नेपाली भाषा बोलते हैं, अफगानिस्तान में हम दारो पास्ती बोल लेते हैं, बर्मा में हम बर्मी बोलते हैं, मालदीव में दिवेही बोलते हैं, श्रीलंका में
है ना, कौन सा बोलते हैं, सिंहली बोलते हैं, है ना। इसके अलावा कौन सा बच गया, भूटान में जोंगखा बोलते हैं। ये सब कुछ एक भाषा है। चीन में मैंडारिन बोलते हैं, बांग्लादेश में बांग्ला बोलते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंत तक 5 IIT संस्थान की नींव रखी गई? तो पहला गलती मत करना। दूसरा में क्या होता है ना, 3 बड़े बड़े कारखाना, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। तृतीय वाला पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या कहा जाता है कि भाई हरित क्रांति जो है इंडिया आया था, है ना, हरित क्रांति जो है इंडिया आया था थर्ड वाले में MS स्वामीनाथन के प्रयास से 1967 में आए थे, है ना। चतुर्थ में तो काफ़ी कुछ हुआ, इसरो की स्थापना होता है। इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है फर्स्ट टाइम में 14 बैंक का, ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो प्लेइंग टू विन जो है ये आपका है साइना नेहवाल का। कहाँ गई है? सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे, है ना, प्लेइंग इट माई वे ये है। इसके अलावा सानिया मिर्जा का एस एगेंस्ट ओड्स है ना, ओड्स। इसके अलावा ताहिरा कश्यप का भी किताब है, क्या है ना, ताहिरा कश्यप का किताब कौन सा है? द सेवन सिंस ऑफ बीइंग मदर, है ना, 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर। ये ताहिरा कश्यप आयुष्मान खुराना जी की पत्नी। इनके अलावा रामखेलिया किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? भैया रामखेलिया जो है ये बिहार का है, रामखेलिया जो है बिहार का है। समा चकेवा जो है बिहार का है। छठ पूजा जो है बिहार का है। झिझिया नृत्य जो है बिहार का है ना। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग जो है बिहार का है ना। ये सब बिहार के हैं, है ना। इसके अलावा जो आपका राजस्थान है कलबेलिया है, घूमर है, चंग है ना। इसके अलावा कच्ची गोरी है। मध्य प्रदेश है भाई राय है, जवारा है, मटकी है ना, भोरमताल है, ये सब। उत्तर प्रदेश है चरकुला है, रसलीला है, कजरी है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 19 वर्ष 2024 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार किसे दिया गया? तो 60 पैरासिट हॉस्पिटल को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सारा चीज बता दिया हूँ। पिछले साल उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन और लुंगलेई फायर स्टेशन को 2023 के लिए दिया गया था, ठीक है भाई। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? अरे बाप रे, क्रिटिकल क्वेश्चन। तो भैया हिंदी जो है लगभग 44% लोग बोलते हैं, यानी 43.63% यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा। दूसरा स्थान कौन से भाषा का है? तो बांग्ला का, बंगाली का। तीसरा स्थान भैया मराठी का। इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग बोलने वाले जो है भाषा के जो है कितने तादाद हैं, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और फिर रही बात कि जो भी आपके ई-बुक PDF कंटेंट की अगर कोई भी आपको ज़रूरत हो और हम पे विश्वास करते हैं, है ना, विश्वास मैंने आपको यही बताया था कि भाई भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आम बात है, जनरली सभी लोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, है ना, जो भीड़ से हटके भी कुछ करते हैं, तो उसमें से एक मैं भी हूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके, है ना, बहुत नोटबुक के दाम पे जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ले सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।